जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल के लेक्चर में हमने अल्टरनेटिव अप्रोचेस सीखे टू डिटरमिन मैक्रो इक्विलिब्रियम। उसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में इक्विलिब्रियम डिसाइड करना हमने सीखा। हमने उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के मुताबिक इक्विलिब्रियम डिसाइड करना सीखा और फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के मुताबिक। प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? सब अच्छा है, सब समझ आ गई? चलिए, अच्छी बात है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक कंसेप्ट सीखना है, सिर्फ मल्टीप्लायर प्रिंसिपल। मल्टीप्लायर प्रिंसिपल क्या होता है, ये कंसेप्ट, सिर्फ एक कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिक एग्जाम्पल यानी टेबल भी है और इसमें डायग्राम भी है। अटेंटिव होकर सुनिएगा। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन जाहिर है हमने उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोड्यूस करना सीखना है मार्क्स लेने के लिए। कंसेप्ट सिंपल क्या है? एक क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूं, इसका जवाब गौर से सोच के दीजिएगा। मेरे पास एक बॉल है, उसे मैं 10 फुट की हाइट से गिराता हूं। वो रुकने तक कितना डिस्टेंस तय करेगा? 3 ऑप्शन दे रहा हूं। लेस देन 10 फीट, इक्वल टू 10 फीट, मोर देन 10 फीट। लेस देन 10 फीट क्या 6 फुट पे आके रुक जाएगा, उधर हवा में खड़ा रहेगा? लेस देन 10 फीट कैसे? मोर देन 10 फीट कैसे? क्योंकि जब पहली दफा वो जमीन के साथ लगेगा 10 फुट का डिस्टेंस तय करके, उसके बाद बाउंस बैक होगा, वो वापस उछलेगा। दूसरी दफा शायद उतना ना उछले कि 10 फीट तक, 6 फुट तक उछले, लेकिन उछलेगा जरूर। फिर बाउंस जमीन के साथ टच होगा, बाउंस बैक होगा। फिर तीसरी दफा शायद 2 फुट तक उछले, और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाएगा, उसकी हाइट जो है, और रुक जाएगा। रुकने तक अगर हम काउंट करें जितना भी उसने हाइट डिस्टेंस तय किया, तो वो ग्रेटर देन 10 फीट होगा। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट मल्टीप्लायर का है। मल्टीप्लायर 100% यही चीज हमें बता रहा है कंसेप्ट। वो कहता क्या? कहता है अगर आप देखें एग्रीगेट डिमांड क्या है? सी प्लस, अटेंटिव होकर जरा सुनिएगा कंसेप्ट। एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर कोई भी एक कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए, कोई भी एक, जैसे इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, एग्रीगेट डिमांड में कंपोनेंट इंक्रीज हो जाए, क्या जीडीपी या आउटपुट में चेंज आएगा? वो भी चेंज आ जाएगा। जाहिर एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो जीडीपी भी बढ़ जाएगा। अहम क्वेश्चन, क्या जितनी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई, जितना चेंज कंपोनेंट ऑफ एग्री डिमांड में हुआ, एग्जैक्टली उतना ही चेंज आउटपुट या नेशनल इनकम में होगा, जीडीपी में होगा? इसका जवाब है नहीं, उससे कहीं ज्यादा होगा। अगर आप 1000, अगर एग्रीगेट डिमांड में 1000 का इंक्रीज लेके आए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दे 1000 से, एग्रीगेट डिमांड तो 1000 से इंक्रीज हुई ना, लेकिन जीडीपी या आउटपुट ग्रेटर देन 1000 से इंक्रीज होगा। हो सकता है 4000, 5000, 6000 से इंक्रीज हो जाए। हम सोचने लगे भाई ये कैसे पॉसिबल है? मैथ तो ये कहता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड जितना इंक्रीज होगा, जीडीपी में भी उतना ही इंक्रीज आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। अगर एग्रीगेट डिमांड में 1000 का इंक्रीज आए, तो जीडीपी में जो इंक्रीज आएगा वो 1000 से ज्यादा होगा, 4000, 5000, 6000। ये कैसे? फर्ज कीजिए गवर्नमेंट, छोटी सी एग्जांपल से समझिए। गवर्नमेंट साल के शुरू पे 1000 रुपए का नोट प्रिंट करती है, एक। इस 1000 रुपए की वजह से बताइए जीडीपी, पूरे साल की जीडीपी में कितना चेंज आएगा? क्या 1000? नहीं, 1000, क्योंकि वो 1000 का एक नोट है, लेकिन वो साल में सिर्फ एक दफा सर्कुलेट थोड़ी होगा। वो एक नोट पहले एक आदमी से दूसरे आदमी के हाथ, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, और हर बंदा जब दूसरे बंदे को नोट ट्रांसफर करेगा, जाहिर है कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो होगी।
इस एक नोट की वजह से कई हजार का बिजनेस होगा। इस 1000 रुपए के एक नए नोट की वजह से पूरी इकोनॉमी में कई हजार का बिजनेस। यह है मल्टीप्लायर का कंसेप्ट कि इनिशियल इंक्रीज से जो टोटल आउटपुट में इंक्रीज कई गुना ज्यादा होता है, मल्टीप्लाइड इफेक्ट होता है इसका। और एग्जांपल से समझिए, पाकिस्तान में किसी फॉरेन कंपनी ने कहा कि हम 100 मिलियन से एक फैक्ट्री लगाएंगे। 100 मिलियन से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। ये बात तो कंफर्म है कि जीडीपी 100 मिलियन से इंक्रीज हो, कम से कम 100 मिलियन से तो कंफर्म। वो तो पहले दिन ही, जिस दिन फैक्ट्री लगाई उस दिन 100 मिलियन से इंक्रीज होगी जीडीपी। लेकिन मुझे ये बताइए, ये 100 मिलियन से नई फैक्ट्री लगाई गई, मशीनरी है, इसमें पहली चीज मशीनरी पाकिस्तान से खरीदी गई, पाकिस्तान से खरीदी गई। मजदूर जो वहां पे फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे पाकिस्तान के काम कर रहे होंगे। इस 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से मजदूरों को इसमें से सैलरी भी दी गई। अच्छा, मजदूर सैलरी लेके घर जाके सारी अपने जेब में रख लेंगे कि मार्केट में जाके खर्च करेंगे? फर्ज कीजिए, आपको पता है कुछ ना कुछ केन्स कहा गया था कि सेविंग होती है, कुछ कंजम्पशन होती है। सेविंग उन्होंने 20% सेविंग कर दी, 80% मार्केट में जाके कंजम्पशन करेंगे ना। अब ये जो मार्केट में 80% कंजम्पशन थी, मार्केट में गए, किसी जगह किसी दुकान से जूते खरीदे, कहीं से कपड़े खरीदे, कहीं से खाने पीने की चीजें खरीदी। अब ये जो मार्केट में पहली दफा इंक्रीज हुआ था जब जीडीपी में इंक्रीज 100 मिलियन की वजह से, जब फैक्ट्री ओनर ने सैलरी दी इन वर्कर्स को। अब बाद में उन्हीं नोटों से, उन्हीं इनकम से इन वर्कर्स ने मार्केट में जाके परचेजिंग की। क्या मार्केट में कंजम्पशन हुई? बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो बढ़ी, बाद में क्या कंजम्पशन भी बढ़ी? बिल्कुल कंजम्पशन भी बढ़ी। अब देखें, वो जो दुकानदार बैठे हुए हैं, जब उनके पास 80% कंजम्पशन आए, उन्होंने चीजें बेची, पैसे उनके पास आए, क्या वो इन पैसों को संभाल के रख लेंगे? नहीं भाई, उन्होंने अपना मटेरियल तो खरीदना है ना भाई। आज का सामान तो सर आप बिक गया, नेक्स्ट डे का सामान तो खरीदना है। अब वो फैक्ट्री वालों के पास जाके कहेंगे आप हमें सेल कीजिए चीजें। फैक्ट्री वाले फिर फर्दर इन चीजों से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और अपने वर्कर को सैलरी देंगे। वर्कर्स अगेन मार्केट में जाके चीजें परचेज, ये साइकिल चलता रहेगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। यानी स्टार्ट में एक इंक्रीज हुआ, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज हुआ, उस एक इंक्रीज की वजह से बाद में दूसरे इंक्रीज भी होंगे। तो अल्टीमेटली ये एंड पे जब आप देखेंगे तो जीडीपी में जो टोटल इंक्रीज आया, वो इनिशियल फैक्ट्री में जो आउटपुट थी, इन्वेस्टमेंट थी, वो भी शामिल होगी। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से दूसरे लेवल पे जब वर्कर्स ने मार्केट में जाके कंजम्पशन अपनी इंक्रीज की, वो भी जीडीपी में शामिल होगी। फिर उसके बाद फर्दर जो मार्केट में सेलर्स बैठे थे, प्रोड्यूसर, उन्होंने उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेंट्री बाद में खरीदी, वो सारे इंक्रीज मिला के जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जीडीपी में जो इंक्रीज होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगा। यही है मल्टीप्लायर कंसेप्ट। ठीक है, यानी काउंटिंग में भी आप पढ़ते होंगे, एक बंदे की का एक्सपेंस दूसरे की इनकम होता है, और वो इनकम जब खर्च करता है उसकी इनकम दूसरे का एक्सपेंस। ठीक है, इसी तरह इनकम एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रेवल करती है, और हर राउंड, हर ट्रेवलिंग, हर साइकिल कंप्लीट होने पे जीडीपी बढ़ती जाती है। जैसे बॉल होता है ना, बाउंस बैक करता है, हर दफा टप्पा लगने के बाद वो दोबारा उछलता है और फिर वापस जाता है। तो इनिशियली तो हमने 10 फुट की बुलंदी से गिराया, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस हो सकता है 25, 30, 35 फुट जो है वो तय करे। ये मल्टीप्लायर कहलाता है। हमें याद रखें, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन कर रहे होंगे, हमें मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। वो कहेगा बताओ हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है 100 मिलियन, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है? इस वक्त इकोनॉमी है 50 मिलियन पे। बताओ क्या करें? आप कहेंगे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करें, यही कहेंगे ना। अगला सवाल उस बंदे का क्या होगा? कितनी अमाउंट से इंक्रीज करें? आप क्या कहेंगे? 50 मिलियन से। एग्जिस्टिंग 50 है, 50 पे पहुंचना है, 50 मिलियन से इंक्रीज करो। 50 मिलियन से इंक्रीज करेंगे, सारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। क्यों?
क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट आपने कंसीडर ही नहीं किया। अगर मल्टीप्लायर फर्ज कीजिए 5 है, आप 50 मिलियन से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेंगे, जीडीपी में टोटल चेंज कितना आएगा 250 का, ठीक है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज्यादा है। और आपको पता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से अगर आप मजीद एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते रहे तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसलिए हमें मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पता। अगर मल्टीप्लायर 5 है, इकोनॉमी इस वक्त 50 पे है, जो पोटेंशियल आउटपुट है फुल एम्प्लॉयमेंट 100 है, हमें कितने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी चाहिए 10 मिलियन से। इससे पहले चैप्टर में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि अगर आपने जीडीपी या आउटपुट बढ़ानी है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करें। अब हम उसकी क्वांटिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं, भाई कितने से इंक्रीज करें, ये मल्टीप्लायर बताएगा। हर इकोनॉमी का मल्टीप्लायर डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में हो सकता है इनकम की सर्कुलेशन कम हो, यूके में इनकम की सर्कुलेशन ज्यादा हो, वहां पे मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, यहां पे कम, ठीक है। वहां पे लोग बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स में ज्यादा पैसे रखते हैं, पाकिस्तान में निस्बतन कम रखते हैं, बहुत से रीजंस है। तो इसलिए हर इकोनॉमी का मल्टीप्लायर डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उस इकोनॉमी के लिए, आपको उसका मल्टीप्लायर पता होना लाजमी है। मल्टीप्लायर क्या बताता है हमें कि एग्रीगेट डिमांड कितने से इंक्रीज करेंगे तो जीडीपी में टोटल इंक्रीज कितना आएगा। ये कंसेप्ट समझ आ गया। चलिए अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको डिस्कस करते हैं और अब आपके लिए इंशाल्लाह आसान होगा। सबसे पहले डेफिनेशन, 3 चीजें पढ़नी है हमने, डेफिनेशन, टेबल या न्यूमेरिक एग्जाम्पल और डायग्राम, ग्राफ। डेफिनेशन 2 चीजों की और दोनों फर्क हैं। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि सेम है, नहीं। मल्टीप्लायर और चीज है, मल्टीप्लायर इफेक्ट या मल्टीप्लायर प्रिंसिपल और चीज है। मल्टीप्लायर प्रिंसिपल का मतलब है वो फिनोमिना, असूल के एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जीडीपी में इंक्रीज ज्यादा आएगा। मल्टीप्लायर प्रिंसिपल क्या है? इनिशियल चेंज इन ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल काज ग्रेटर चेंज। सबसे अहम लफ्ज ये कि एग्रीगेट डिमांड के किसी भी कंपोनेंट, कंजम्पशन ले ले, इन्वेस्टमेंट ले ले, जीसी ले ले, जी आई एक्स में जो मर्जी ले ले, नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेनी है, कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं। वो कहता है अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीज होगा जीडीपी में इंक्रीज उससे कई गुना ज्यादा आएगा। इस असूल को, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर प्रिंसिपल। और कितने गुना ज्यादा आएगा, ये मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर और कंसेप्ट है। मल्टीप्लायर एक नंबर होता है, रेशो। मल्टीप्लायर 3 का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड में 1 रुपए का इंक्रीज करेंगे, टोटल जीडीपी आउटपुट में 3 रुपए का इंक्रीज आएगा। और इसी तरह अगर एग्रीगेट डिमांड में 1 रुपए का डिक्रीज करेंगे, भाई रिवर्स भी तो सेम है ना, 3 रुपए का डिक्रीज। ये है मल्टीप्लायर नंबर होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट या प्रिंसिपल फिनोमिना है कि ऐसे होता है, अगर एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट इंक्रीज करें, जीडीपी में जो टोटल इंक्रीज होगा वो उससे ज्यादा होगा। भाई कितना ज्यादा होगा डिपेंड करता है आपका मल्टीप्लायर कितना है। मल्टीप्लायर 10 है तो 1 रुपए से 10 गुना इंक्रीज आएगा। मल्टीप्लायर कम है उसी लिहाज से, मल्टीप्लायर 2 है, 1 रुपया इंक्रीज करने से 2 रुपये इंक्रीज आएगा। मल्टीप्लायर कंसेप्ट समझ आया? फिर अगली बात, आपके ख्याल में प्रैक्टिकली सबसे अहम चीज क्या होगी गवर्नमेंट के लिए? मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना। लेकिन एग्जाम में जाहिर है वो हमें इतनी मुश्किल में नहीं डालेगा, डाटा हमें देगा। मल्टीप्लायर की 2 फार्मूले हैं मल्टीप्लायर के। एक तो डेफिनेशन से हम निकाल लेते हैं, क्या? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यानी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद है आप? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मल्टीप्लायर भी उसी तरह, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन डिमांड। मल्टीप्लायर की डेफिनेशन यही कह रही है ना कि रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में कितना चेंज हुआ। अगर वह हमसे कहे
एग्रीगेट डिमांड 10 से इंक्रीज हुई, जिससे जीडीपी 25 से इंक्रीज हो गई, तो मल्टीप्लायर क्या है 2.5। ये तो एक फार्मूला है जो डेफिनेशन से निकाला, आसान है ना, इसीलिए आई कैप नॉर्मली ये नहीं पूछता। आई कैप कहता मुझे दूसरा फार्मूला। दूसरा कौन सा? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। कोई हमसे पूछे कि भाई मल्टीप्लायर के डिटर्मिनेंट्स कितने हैं, मल्टीप्लायर कितनी चीजों से डिटरमिन किया जाता है, हम कहेंगे 3। कौन कौन सा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अब आपने मुझे बताना है इन तीनों में क्या चीज कॉमन है। 1 2 3 4। जी मेरे भाई जी, ये तीनों मल्टीप्लायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। बात सही है, लेकिन ये नहीं पूछा। नहीं भैया, दोनों ने ठीक बताया, लेकिन हाथ उन्होंने पहले उठाया था मेरे हाल में। हाँ जी, ये भाई को दीजिए, ट्रांसफर कीजिए, शाबाश। ये जो पीछे वाले भाई हैं, ये बिल्कुल, ये तीनों विड्रॉल हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स भी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट भी। मेरे भैया जल्दी से बैठ जाए ना, टाइम पे आया कर, यहाँ पीछे कहीं फिट हो जाया कर। मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या जो एग्जाम में पूछेगा? 1 ओवर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? इनकम का वो हिस्सा, परसेंटेज, मार्जिनल का मतलब परसेंट, वो परसेंटेज ऑफ इनकम जो हम सेव कर लेते हैं। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स क्या है? इनकम की वो परसेंटेज टैक्स में पे करना। जैसे हमारी सैलरीड पर्सन का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स पता है कितना है? 0.1। यानी हम अपनी इनकम का कितने परसेंट देते हैं टैक्स? 10% तकरीबन। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या है कि इनकम का कितने परसेंट इंपोर्ट किया जाए। मेरी इनकम का, मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है 0, मैं कुछ इंपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन जाहिर है ये कैलकुलेशन करते हुए एक बंदे को थोड़ी इनकम से, वो पूरी इकोनॉमी में देखा जाएगा। मैं नहीं कर रहा, और तो लोग कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान की टोटल इनकम का कितने परसेंट सेव किया जा रहा है, कितने परसेंट टैक्स में जा रहा है, कितने परसेंट इंपोर्ट में, ये मल्टीप्लायर है। ठीक है, एग्जाम में सुने, वो आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स देगा। मार्जिनल से 0.2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स 0.15, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट नहीं देगा। क्या करें? हम कहेंगे मल्टीप्लायर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कहेंगे 0 अज्यूम करें। कैलकुलेट करें मल्टीप्लायर कितना आता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स 0.15, आगे 0, 3 जुल्म कैलकुलेटर पे हुआ है, तुमने कौन सी खुद करनी है कैलकुलेशन? 2.85। अब क्वेश्चन में क्या करेगा आई कैप? वो सिर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देगा कि ये है 0.2, बाकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स और इंपोर्ट नहीं देगा। 0 अज्यूम कर लेंगे, 5, शाबाश। आगे चलें, आई कैप ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देगा, ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स देगा, ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट देगा। कहेगा मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, नहीं, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देगा 0.6। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0.6 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी होगी? तो भाई मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन समझ आ गई? नहीं। अब कहें सर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिक एग्जांपल। भाई पहले न्यूमेरिक एग्जांपल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिक एग्जांपल। न्यूमेरिक एग्जांपल, न्यूमेरिक एग्जांपल के लिए 2 चीजें क्वेश्चन में उसने हमें दी होंगी। एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
दूसरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहां से करना है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर कैलकुलेट करें मेरा भाई, ये डाटा आपके सामने है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है। मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कैसे? मल्टीप्लायर क्या आएगा 0.4, 2.5 आएगा। अब देखें, मैं बताता हूं कैसे आएगा। अभी 1 मिनट सिर्फ, पहले ये टेबल कर लें। असल में आसान चीज समझा के फिर मुश्किल चीज समझाए ना तो स्टूडेंट कहता है सही नहीं समझाया सर ने। पहले मुश्किल चीज समझा के फिर आसान, वाह बहुत अच्छा समझाया, तो मैं पागल हूं पहले आसान चीज समझा दूं, पहले मुश्किल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई 1000, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये हुई। इसके बाद बताइए 1000 रुपया जिस बंदे को जाएगा, हमने फैक्ट्री खरीद ली, जिस बंदे ने फैक्ट्री बेची उसे 1000 रुपया दिया, क्या वो मार्केट में जाके 1000 का 1000 खर्च कर लेगा? मार्जिन कुछ ना कुछ सेव करेगा ना। कितना सेव करेगा? जितनी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव है। हाँ, सेव कितना है? सेव मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव दिया ही नहीं हुआ, 0.4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 400। शाबाश। और कंज्यूम कितना? अब सुने, उसने 400 अपने पास रखा, 600 कंज्यूम कर। अब जिस बंदे के पास 600 गया, ये दूसरे बंदे के पास, ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, दूसरे बंदे के पास कितना आया? वो 600 का 600 खर्च कर लेगा क्या? क्या करेगा? सेव भी करेगा ना। 240। शाबाश। कितना खर्च करेगा? 360। और ये 360 इसकी कंजम्पशन है, दूसरे की क्या बनेगी? एक की कंजम्पशन दूसरे की इनकम होती है ना, अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, एक की सेल दूसरे की परचेजेस, दूसरे की इनकम। 360, 144, 216। जी भाई, आपको समझ तो नहीं? पक्की बात है भैया, आप ये जो सर झुकाए बैठे हैं मेरे भाई, समझ तो नहीं आ रही आप? अब देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, समझ कैसे आ सकती है भैया? अगर क्लास में आके आपने किताब को ही देखना है तो घर ही देख लेते हैं, क्लास में आके भाई को देखे ना। चौथा बंदा आ गया, चौथा बंदा। ऊपर है चौथा बंदा सर, आज था 216। अब बताइए ये कितना सेव करेगा? 86 कर लें। 130 जी। अब यहाँ पे अब इस तरह तो करते जाएंगे तो ये तो अनलिमिटेड हद तक कॉलम बनता जाएगा, हैं? इस तरह ही अगर आप हम 1 2 3 4 5 करके करते रहे, वो तो अनलिमिटेड हद तक चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमें बाकी के सारे कॉलम का टोटल यहां पे कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट मुझे किताब को देखे बगैर ये बताएगा
यहां पे अमाउंट क्या आएगी, यहां पे अमाउंट कंसेप्चुअली सुन लें, पहला बंदे का ये डाटा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का, बाद में जितने, अब हम क्वेश्चन को बहुत लेंथी नहीं करना चाहते वरना तो ये 50-60 में चला जाएगा, कॉलम बन जाएंगे। हम बाकी के सारे पर्संस का टोटल करना चाहते हैं यहां पे। बताइए ये फिगर कैसे आएगी? 1 बाय 1 नहीं आएगी, कंसेप्ट बताना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का टोटल करेंगे और मार्जिनल कंज्यूम का टोटल कर दें, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इनका भी टोटल कैसे आएगा, वो भी तो वही इशू है। इनका भी तो बाकी सब कॉलम का, ये सारा जो है ना ये टोटल आएगा, ये सारा जो ऑल लेटर राउंड्स है ना, ये बाकी जितने भी राउंड है 10, 12, 15, 20 उन सब का सम आएगा। यहां पे नहीं बता सकते, हाथ उठा जी मेरे भाई। मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को तो हमारे पास आ जाएगा टोटल चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। बैलेंसिंग कैलकुलेट करेंगे, शाबाश, ये भाई को दीजिए। सुन लीजिए कैसे कैलकुलेट होगा ये। अब देखिए हमने ऑल लेटर राउंड्स को इकट्ठा क्यों कर दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते, किसी ना किसी लेवल पे आके हमें ऑल लेटर राउंड्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। कैसे करते सुन लें, ये कैलकुलेट करना है ना, पहले ये कैलकुलेट कर लो। अब आप कहेंगे सर ये जो टोटल है ना इन सब का सम है, तो ये कैलकुलेट किए बगैर ये कैसे आ सकता है? आ सकता है, यही उन्होंने बताया। ये कैलकुलेट किए बगैर इन पांचवा जो फिगर है इसको कैलकुलेट किए बगैर पांचों फिगर का टोटल आ सकता है, यही उन्होंने बताया। कैसे आ सकता है? उन्होंने कहा सर देखें मल्टीप्लायर कैलकुलेट करें और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारा कंसेप्ट यही है कि इनिशियल मल्टीप्लायर क्या है, वो रेशो जिसकी वजह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से टोटल जीडीपी में कितना चेंज आता है। इनिशियल, अब बताइए इसका मल्टीप्लायर कितना है? 2.5। कैसे कैलकुलेट किया? पहले हाँ मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट। टैक्स और इंपोर्ट तो जीरो हो गए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? 1 - 0.6। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब 0.4 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? केन्स क्या कह गया था मरते मरते के इनकम के दो हिस्से होते हैं, कंजम्पशन या सेविंग। तो 1 इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट कर लिया, 0.4 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया, फार्मूले में पुट करें, मल्टीप्लाई कितना है? इसका मतलब है इनिशियल इंक्रीज जितना भी होगा जीडीपी में टोटल कितना आएगा उसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 2500। तो बताइए पांचवा फिगर टोटल किए बगैर पांचों फिगर का टोटल कैलकुलेट हो गया कि नहीं? हमारा सारा टेबल ही हल हो गया। अब बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है B/F, अकाउंटिंग में पढ़ना है बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? और तो बहुत अकाउंटिंग में हर टी अकाउंट इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। टोटल कर लिया और माइनस सारा क्रेडिट में से सारा डेबिट माइनस क्या डेबिट आ गया? 324। अब मुझे बताइए 324 तो ये 2500 है, ये कितना होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है 0.4, मल्टीप्लाई करें कितना आ गया? ये 1500 वाला कोई था भाई, साथ साथ चले आगे ना जाए ऐसे। तो इसकी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लें अब। 130 और ये क्या होगा? 1500। ये कैसे आया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
0.6 194, ये ला टेबल आ गया क्या ना। दोबारा सुन ले दोबारा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000। क्वेश्चन में उसने सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दी होगी, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिससे हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं, और एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिससे उसे मल्टीप्लाई करना होता है। बाकी टेबल हमने बनाना होगा, बाकी टेबल हमने बनाना। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा हमें ये कह सकता है कि 4 राउंड तक टेबल बनाओ, 5 राउंड तक, 6 राउंड। हमने कितने राउंड तक टेबल बनाया है? 5। पांचवा भी, ये भी 5वां राउंड, ठीक है। 5वें में हमने बाकी सारे को इकट्ठा कर लिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले आएगा, चेंज इन एग्रीगेट। इनिशियल चेंज कितना हुआ? पहला राउंड, राउंड 1 1000। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से मल्टीप्लाई किया। दूसरा कॉलम है चेंज इन सेविंग। पहला है चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, दूसरा चेंज इन सेविंग, तीसरा चेंज इन कंजम्पशन। इनिशियली अगर इकोनॉमी में 1000 आया पहले बंदे के पास, वो 1000 में से कितना सेव करेगा? और कंजम्पशन कितनी? इसकी कंजम्पशन अगले की क्या हो जाएगी? 600 खर्च करेगा। जिस बंदे के पास अब पैसे जाएंगे 240 सेव करेगा, 360 खर्च करेगा। इसका एक्सपेंस दूसरे की, जब इनकम बनेगी तो वो उसी तरह आगे कंटिन्यू करता जाएगा। ये टेबल समझ आ गया। मसला आता है हमें एंड में टोटल करते हुए, जो ऑल लेटर राउंड्स है ये कैलकुलेट करते हुए, क्योंकि अगर इसी तरह चलते जाएंगे ये तो अनलिमिटेड फील्ड्स बनती जाएगी, कैलकुलेशन हमारी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसको खत्म करने के लिए हम बाकी सारे राउंड्स को सम कर देते हैं, और ये वाला जो आखिरी कॉलम होता है हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा। हमने आखिरी ऑल लेटर राउंड्स को कैलकुलेट नहीं करना, ऑल लेटर राउंड बैलेंसिंग फिगर आएगा। हमने कैलकुलेट किसको करना है? टोटल को, इसको। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जिसको ये कैलकुलेट करना आ गया वो टेबल का एक्सपर्ट है। कैसे कैलकुलेट हुआ? टोटल चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। हमें इतना तो पता ना टोटल इतना आएगा, बाकी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लें। फिर बाकी फार्मूला है, ये कैलकुलेट कर लिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से कैलकुलेट कर लें, टोटल सेविंग आ जाएगी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल कंजम्पशन आ जाएगी। बाकी बैलेंसिंग फिगर में कुछ समझ आए? अब सुनते हैं, चलते हैं इसकी अजम्पशन की तरफ। 2 अजम्पशन है, 2 ही लिमिटेशन। ये आसान है। कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट शुड रिमेन स्टेबल। एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे, चौथे से आगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या कंज्यूम या इंपोर्ट चेंज हो रही हैं, वो सेम रखी है हमने। इसकी भी 0.6 है मार्जिनल टू कंज्यूम, और सेव 0.4। इसकी भी वही, इसकी भी वही, इसकी भी वही। तो ये सेम होनी चाहिए। फर्ज की, अच्छा समझाने के लिए कह रहा हूं, दिल आजारी मकसद नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। फर्ज कीजिए तीसरे वाला बंदा है हमारा शेख भाई, मेरा एक दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, शेख भाई। वो क्या करें? अब इसके, ये हमारे शेख भाई, ये वाले भाई, इसकी बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा। शेख, ये वाले भाई हमारे, ये जब यहाँ पे 360 आ गया, इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.4, इसकी भी 0.4, इसकी भी 0.4। जब हमारे शेख भाई आ गए, इनकी कितनी होगी? 0.9 नहीं, 0.99। अब बल्कि हो सकता है 1। अब बताइए, मल्टीप्लायर तो इधर ही फारग हो गया, वो सारी की सारी इधर ही सेविंग हो जाएगी, कंज्यूम ही नहीं होगी। मल्टीप्लायर चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए वो कह रहा है मल्टीप्लायर चलने के लिए जरूरी है इकोनॉमी में जितने लोगों के पास मनी ट्रांसफर हो रही है सबका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव सेम होना चाहिए, स्टेबल कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर हो गया जी?
आगे क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट टू बी मेड रिपीटेडली, कह रहा है ये भी हो कि इन्वेस्टमेंट भी चलती रहे, हर अगला बंदा पैसे लगाता। एक तो ये ना कि मार्जिन टू सेव चेंज हो, एक है पैसे भी लगाता रहे, ये ना हो कि हड़ताल हो जाए, मार्केट महीने के लिए बंद। इधर हुआ था ना ऐसे, वो कोई टैक्स लगाया था प्रीवियस मुशर्रफ ने, और लोगों ने पता नहीं महीने 2-2 3-3 महीने जो दुकानें बंद रही थी, ताजिर हजरात ने हड़तालें की थी। हाँ जी, तो ये जो है इसका मतलब दूसरे इन्वेस्टमेंट रिपीटेडली, ये ना हो कि किसी जगह पे आके इन्वेस्टमेंट रुक जाए, और इन्वेस्टमेंट एक जगह पे आके रुकती जरूर है, फुल कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी। इसीलिए उसने कहा तीसरी असम्पशन, इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लायर काम करेगा, वरना मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा। फुल कैपेसिटी पे आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, आउटपुट नहीं बढ़ेगी, खरीदने वाले नहीं है। जितने यूजर्स थे उतने ही मोबाइल फोन बेच दिए, अब जितनी मर्जी 10 नई कंपनियां ले आए टेलीकॉम सेक्टर में, क्या उनकी चीजें बिकेंगी, सेल होगी? नहीं, इकोनॉमी फुल। तो इसलिए मल्टीप्लायर के लिए जरूरी है स्पेयर कैपेसिटी हो। ये अजम्पशन है, 3 अजम्पशन। कौन कौन सी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वगैरह स्टेबल रहे, दूसरा इन्वेस्टमेंट रिपीटेडली होती रहे, स्पेयर कैपेसिटी हो। अब लिमिटेशन सुन लें, लिमिटेशन का वो इशू जिनकी वजह से ये काम नहीं हो पाता। वो कहता है फुल कैपेसिटी, अगर इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे है मल्टीप्लायर वर्क नहीं करेगा। ये एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं। स्पेयर कैपेसिटी यहां पे कह रहा है स्पेयर कैपेसिटी होनी चाहिए मल्टीप्लायर वर्क करने के लिए, यहां पे कह रहा है अगर इकोनॉमी फुल कैपेसिटी पे है मल्टीप्लायर वर्क नहीं करेगा। एक ही तस्वीर के 2 रुख। फिर टाइम लैग, टाइम लैग का मतलब टाइम लगता है। भाई किस में लगता है टाइम? गवर्नमेंट अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेगी तो अगले ही दिन जीडीपी में टोटल इंक्रीज नहीं आ जाएगा। भाई पैसे एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाने में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ट्रांजैक्शन होने में टाइम लगता है। और एक तो वैसे भी जनरल रूल है, ये ना भी समझ आए बात, भाई गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी हो उसे फाइनलाइज होने में, इम्प्लीमेंट होने में, उसके असरात आने में टाइम लगता है। सदियां नहीं लगती। हाँ नहीं, वो ये कहते हैं 3, 4, 5, 6 महीने तक लग जाते हैं, इतना को टाइम नॉर्मली होता है। एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आज स्टैब्लिश करते हैं ना, आप बनाते हैं, तो उसके असरात आने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, लेकिन लगता जरूर है। क्लियर हो गया? टाइम लैग का मतलब है टाइम लगेगा इंप्लीमेंट करने में और फाइनल आउटपुट आने में टाइम लगे। इनिशियल जीडीपी आपने आज 1000 से इंक्रीज कर दी, क्या कल 2500 जीडीपी चेंज हो जाएगी? एग्रीगेट डिमांड में आज इंक्रीज 1000, ये 2500 कल ही हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कब होगा? फिर टाइम लगेगा। यही सब। हाँ, घबराना नहीं बस। अब बताइए, समझ आया? आप कहें नहीं समझ आया सर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, बल्कि कहें एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 डायग्राम। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, तो मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा बताइए कौन सी डायग्राम? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ के सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ? पहले किसके साथ? चले, इतना आप इसरार कर रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं, पहले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ। लेकिन मुझे डायग्राम भूल गई कैसी होते थे। आप जरा देखिएगा मैं सही बना रहा हूं कि नहीं। एग्रीगेट करने क्या लगाऊं? मल्टीप्लायर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने लगा विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ठीक है, तो जाहिर है पहले मुझे इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, फिर ये इधर था जीडीपी या नेशनल आउटपुट, नेशनल आउटपुट, यहां पे क्या था? एग्रीगेट या टोटल एक्सपेंडिचर। नहीं ठीक है, सॉरी नहीं ठीक है नहीं ठीक है भैया, आइंदा कोशिश करूंगा ऐसा, लेकिन हो जाता है, आपको पता है। जेल है नहीं, ये भी नहीं।
नहीं, इसमें क्या मसला है, ये सही है। ये मसला कर दिया। हाँ ठीक है, समझ गया। टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे ठीक है, टी लिख दिया टोटल एक्सपेंडिचर। अब नहीं ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर दीजिए, ठीक है। ये क्या था, इनकम लाइन या सप्लाई, इनकम या सप्लाई लाइन या आउटपुट, हाँ इनकम आउटपुट। टोटल इस वक्त इक्विलिब्रियम कितना है, लॉन्ग रन वाला तो बनाया ही नहीं। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये आ गया। अब यहां पे देखें, कंसेप्ट समझाना क्या है कि कंसेप्ट क्या साबित करना है मैंने कि चेंज इन जीडीपी या नेशनल इनकम को वाई से शो करते हैं, इज ग्रेटर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट आई, ये साबित करना है। चेंज इन जीडीपी ग्रेटर देन, ये साबित हो गया तो उसका मतलब मल्टीप्लायर साबित हो जाएगा। मल्टीप्लायर यही कहता है कि जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा टोटल जीडीपी में चेंज उससे, यही साबित करना है। अब जरा गौर से देखें, ये ना कहेगा सर ये क्या हाथ की सफाई दिखा गए आप, अटेंटिव हो के जरा। मैंने चेंज करना, इंक्रीज करना है, इसके बराबर इक्वल इंक्रीज करूंगा इससे, हाँ मार्कर के इक्वल, इसके ये यहां पे रख के ये इंक्रीज से बाद में आप ये ना कहे सर ये डंडी मार गए आप, ये अब क्या करूं, टोटल एक्सपेंडिचर 1, ये नॉट था। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट में टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज किया, इन्वेस्टमेंट में एक मार्कर का यूनिट, एक मार्कर का, क्लियर हो गया। अब बताइए नया इक्विलिब्रियम कौन सा आया, E1 ये, E नॉट ये E नॉट ये। अब देखिए अब इस वक्त जीडीपी ये है, पहले ये थे एग्रीड। अब देखें चेंज कितना आया इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट में चेंज आया यहां से लेके यहां तक, भाई ऐसे ही है, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। जीडीपी में कितना चेंज आया यहां से लेके, अब देखें तस्वीर खुद बोल रही है, मैं नहीं बता रहा। चेंज इन वाई ये है, खुद बताइए क्या चेंज इन वाई इज ग्रेटर देन चेंज इन आई, यही तो मल्टीप्लायर कहता था। नाप के देख ले, ये ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा, हमें इससे गर्ज नहीं, डबल है उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो हमारा असूल साबित हो गया। बे क्लियर हो? अब कैसा अभी समझ नहीं, दोबारा समझाए। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अनदर डायग्राम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अनदर डायग्राम। नहीं नहीं है? नहीं कल नहीं, अभी सारी कहानी बस यार, अभी दफन करते हैं इसको। जीडीपी, नेशनल आउटपुट, इधर क्या था, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये नहीं, सॉरी, हाँ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट
सॉरी सॉरी सॉरी, ये ठीक है, नहीं ये भी ठीक नहीं है, पक्के ही हो गए यार। आई नॉट, आई नॉट। तो क्या पहले प्रैक्टिस करके नहीं आता था मैं? इसमें क्या गलती है? सेविंग असूली तौर पे नेगेटिव रीजन से शुरू होनी है, लेकिन हम शुरू नहीं करवा रहे उससे। आप कहेंगे सर पॉजिटिव से शुरू हो रही है, मैं कहूँगा नहीं पॉजिटिव से नहीं शुरू हो रही, नहीं मैं आगे लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव से जाएगी ना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाने के लिए याद रखें, सेविंग जीरो ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट करना लाजमी नहीं। असूली तौर पे सेविंग कर्व जो है वो हमारा शुरू में आपको पता है नेगेटिव होता है, लेकिन डायग्राम में उन्होंने इसकी इजाजत दी, चाहे यहाँ से शुरू चाहे नीचे। मैं बहरहाल आप की सहूलत के लिए वो उसे नीचे से शुरू करते हैं, वरना किताब में या ICAP की बुक में अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव रीजन से शुरू हो रही है, लेकिन वो शुरू पॉजिटिव में यहाँ से होगी, साथ नहीं मिलाएगा। जैसे होता ना टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, हम क्लोज आके छोड़ देते थे कि इंटरसेक्ट ना करवाएं। तो सेविंग कर्व जो है वो पॉजिटिव रीजन से शुरू नहीं होना चाहिए, इसलिए सेविंग कर्व यहाँ से नहीं शुरू होगा कभी। अगर उसने शुरू करवाना भी है तो यहाँ से शुरू करवाएगा, फिर कहेगा देखो पॉजिटिव में गया तो नहीं ना, मतलब शुरू तो वहां से ना हो रहा। बहरहाल मैं आपको यहां से शुरू करवा देता हूं। सेविंग, अब क्या करना खुद बताए। इक्विलिब्रियम कौन सा है? ये वाला इक्विलिब्रियम है, यही है ना, E नॉट। अब क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दूं एक मार्कर के बराबर, और फिर देखेंगे जीडीपी में कितना इंक्रीज आता है। यही चल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया एक मार्कर के बराबर, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया एक मार्कर के बराबर। I1 तकरीबन एक ही है ना, वही है। अब बताइए नया इक्विलिब्रियम कहाँ आया? ये वाला E1। अब खुद बताइए नया इक्विलिब्रियम ये है, इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुई? इतने से। तस्वीर खुद बोल रही है क्या कि ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन जीडीपी कितना है? ये खुद बताइए, ये उससे ज्यादा है, ये एक मार्कर के बराबर और ये एक मार्कर से ज्यादा है, 1.25 मार्कर तकरीबन है, तो उससे ज्यादा ना। हमें इससे नहीं कितना ज्यादा हो, हमने साबित करना उससे ज्यादा है और उससे ज्यादा। एग्री करते हैं, चेंज इन आउटपुट चेंज इन वाई इज ग्रेटर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन वाई इज ग्रेटर देन चेंज इन, तो यही तो साबित करना था मल्टीप्लायर ने। ये हमारा कंसेप्ट है कोई मुश्किल? कितना टाइम लगा मुझे? तो सोचे मुझे इतना टाइम लगा तो आपको कितना लगेगा? 12 मिनट 20 मिनट के हिसाब से दिया। 4 दफा डायग्राम बनाने हैं, 2 डायग्राम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की और 2 डायग्राम सेविंग इन्वेस्टमेंट की। और सुन ले होम असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने टेबल के जरिए, ये आपने डायग्राम के जरिए करना है। क्वेश्चन नंबर 5 टेबल का करना है, 5 और 9 दोनों, 2 डायग्राम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, 2 डायग्राम ये, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 ये करना है। समय लग गई भाई, अभी तो हमारे MCQ डिस्कस होने हैं। चले कल कर लेंगे, कल